जय माता दी ऑल। और इस 25 फरवरी 2023 को कुछ लोगों के घरों में खुशियां मनाई गई, भांगड़ा किया गया, और कुछ लोगों के घर में गम हुआ, कुछ लोगों का दिल टूटा, हार्ट ब्रेक हुआ। I'll be talking about all the students will जो मेरे साथ जूम मीटिंग में थे 25 फरवरी 2023 को, पॉजिटिव रिजल्ट वाले, नेगेटिव रिजल्ट वाले। और उसके बेस पे जो नेगेटिव रिजल्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और बाद में व्हाट्सएप पे भी आए। तो इन सब के बारे में आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। शायद सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर आज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगा। और एक बार फिर से बोल दूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिनका अभी एक ग्रुप पास हुआ है, टांग अड़ गई है, या जिनके प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ गए हैं, या फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम पास हो गया है, सीएस क्वालिफाई हो गए हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिनको नेगेटिव रिजल्ट मिला है, याद रखना, बाउंस बैक इज द मूल मंत्रा ऑफ लाइफ। अगर आप जिंदगी में 100 बार गिरते हो तो आपको एक बार उठना है। आप जिंदगी में 200 बार गिरते हो तो 201 बार उठना है, क्योंकि जो उठेगा नहीं वो खत्म। And winners never quit and quitters never win. I have been always saying that. और एक चीज़ और छोटा सा आपको रिमाइंडर दे दूं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, वो हमारी मेक माई करियर ऐप के ऊपर ये डिस्काउंटेड पैकेजेस आपके पास सिर्फ 3 दिन के लिए हैं। और विल टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। द नॉलेज यू आर गेटिंग, आसमान फाड़ के नज़ारे आ जाएंगे आपको नॉलेज में। ऐसी नॉलेज है, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख कर देता हूँ कि आपको कंपनी लॉ में और जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो नॉलेज कहीं देखने के लिए मिलेगी नहीं आपको। वेल मे बी इन द प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑल्सो, वेल द काइंड ऑफ एनालिसिस विच आई डू, वेल इन बिटवीन द वर्ड्स और इन बिटवीन द लाइन्स बिहाइंड द वर्ड्स, वो जो चीज़ें हैं, बाल की खाल और खाल की भी खाल। और जब मैं बोलता हूँ कंपनी लॉ इन ब्लड, तो वो आपको नजर आएगा उन वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि कंपनी लॉ इन ब्लड का क्या मतलब होता है और इंटरप्रिटेशंस का जादू क्या होता है, दैट यू विल बी। और जब मुझे फीडबैक मिलता है ना कि सर हमें, वेल उन लोगों से फीडबैक मिलता है जिनको डिग्री मिले हुए 1 साल या 2 साल हो चुका है, सीएस क्वालिफाई हो चुके हैं, और वो लोग जब फीडबैक देते हैं ना कि सर आपके वीडियो लेक्चर्स अब लिए हैं डिग्री मिलने के बाद, और अब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया है, ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया है, तो मेरा दिल और बलियों बलियों उछलता है। लेकिन मैं कहूँगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के स्टूडेंट्स शुरू से ही गलतियाँ ना करें, तो काश ऐसा होता कि गलतियाँ ना करें तो आगे ज़िंदगी सही ट्रैक पे चली जाए। आई जस्ट विश फॉर ऑल ऑफ यू, बट दिस ऑफर इन फ्रंट ऑफ यू इज़ ओनली फॉर 3 days, और वक्त आपका धीरे धीरे खत्म हो रहा है अगर आप जून 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। एंड देन आई टेल यू, आई कम बैक टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हेयर। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करने आया था, पहला क्वेश्चन मेरे पास था कि सर अब कौन सा ग्रुप देना है जून 2023 में, सिंगल ग्रुप देना है, रिपीट करें, सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप्स देने हैं, और अगर सिंगल ग्रुप देना है तो जो ग्रुप हमने पहले दिया था उसी को रिपीट करें, या न्यू जो आजकल प्रिपेयर कर रहे हैं उसको खत्म करें। बहुत ध्यान से सुनना आप जो बताने जा रहा हूँ, और सभी पॉइंट्स के बारे में कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा फटाफट बता दूँ आपको। रिपीट करने की बात हो रही तो मैं कहूँगा कि अगर आपका वो पहले वाला ग्रुप, उसमें 160 मार्क्स आए थे, 170 मार्क्स आए थे, और आपका ऑब्वियसली वो कंटेंट बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है और आपको मालूम है बस राइटिंग प्रैक्टिस में कमी थी, लास्ट में रिवीजन के लिए टाइम कम मिला था, तो मैं कहूँगा गो एंड रिपीट दैट ग्रुप इन दैट केस, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट तो बढ़िया बने हुए थे, 160 170 नंबर आपके ऑलरेडी आ गए या उससे ज़्यादा आ गए। फॉर सम रीज़न नहीं हुआ, आप वो ग्रुप रिपीट करो। और आजकल सर जो दूसरा ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं, अरे भाई उसके लिए आप कुछ एक्सटेंशन ले लो, फिर एक्सटेंशन ऑफ वीडियो लेक्चर्स या एक्सटेंशन ऑफ क्लासेस ले लो, जो भी है यू कैन डू दैट। और सर लेकिन अगर अगर आपके पहले वाले ग्रुप में ही 110 115 आए थे, ऐसे भी हैं जिनके 85 आए, 90 आए, 100 भी टच नहीं हुआ एग्रीगेट, और 120 130 वाले भी हैं जो मानते हैं कि सर कॉन्सेप्ट्स में बहुत कमी है और अब तो वक्त ही नहीं है सर, अब तो हमने वक्त खो दिया है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स में जहाँ कमियाँ हैं उनको ठीक करें, और कॉन्फिडेंस नहीं है सर उस ग्रुप में। लेकिन आजकल जो दूसरा ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, मतलब पहले ग्रुप 1 किया था तो आजकल ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रुप 2 में सर बड़ा मज़ा आ रहा है और ग्रुप 2 में कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया बन रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ न्यू ग्रुप के लिए जाएं? इन दैट केस तो मैं कहूँगा फिर आप न्यू ग्रुप के लिए जाइए। तो बात समझ में आ रही है? अगर पहले वाले ग्रुप में ऑलरेडी 160 170 आपने अचीव कर लिया बहुत बढ़िया से, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी वेरी हाई, गो एंड रिपीट दैट, फिर आप नया वाला ग्रुप छोड़ दो। लेकिन पुराने वाले ग्रुप में 110 115 और धक्के खा रहे थे आप 120 में, और उसको दोबारा उठाना आपके लिए पेनफुल है और आपको लग रहा है कि नहीं उठा पाओगे आप, तो देन यू गो फॉर द न्यू ग्रुप ओनली। लेकिन इसमें अब आपको करना क्या है? इसमें ऐसा नहीं कि आप बैठकर 31 मई तक पढ़ाइयाँ ही कर रहे हो और आपके पास रिवीजन के लिए फिर टाइम नहीं है। आपको रिवीजन के लिए 50 दिन तो यहाँ पर भी चाहिए, और अगर आपको रिवीजन के लिए 50 दिन यहाँ पर चाहिए तो इसका मतलब आपके पास वक्त कितना बचा? 50 डेज तो हटा दो आप, क्योंकि आपकी तो वही तो, आप जहाँ पर भी फेस टू फेस क्लास ले रहे हो या आप गूगल ड्राइव ले रहे हो या एंड्रॉयड लेक्चर ले रहे हो, जो भी वो चल रहा है अभी तो, हाँ प्रोसेस में, अगर वो आप निपटा लेते हो कब तक?
9 अप्रैल तक, हाँ 9 अप्रैल तक, और उसके बाद आपके पास 9 या 10 अप्रैल तक, और अप्रैल के आपके पास फिर 20 डेज, और मई के वेल यू आर हैविंग 31 डेज, तो 51 दिन हाथ में है, आपका रिवीजन शेड्यूल बन जाएगा। रादर मैं कहूँगा कि आप ऐसा करो 55 दिन पहले निपटा लो, इवन बेटर। 5 अप्रैल की डेडलाइन ले लो आप लोग, अगर आप न्यू ग्रुप के लिए जा रहे हो, और अगर आप न्यू ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 5 अप्रैल 2023 की डेडलाइन पकड़ लो, और इस दिन तक आपका सारा सिलेबस निपटा लेना, आप सारा सिलेबस निपटा लेना न्यू ग्रुप का। सर हम तो फेस टू फेस में चल रहे हैं सर, स्लो स्लो चल रहा है, तो भाई फिर कन्वर्ट कर लो आप वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो भी है, और आप अपने लैपटॉप पे बैठकर देखो या फ़ोन पे बैठकर देखो, लेकिन फटाफट कन्वर्ट कर लो। और उसके बाद क्या होगा कि 5 अप्रैल तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको 55 दिन मिलेंगे, और 55 दिन में से 50 दिन का बनाना रिवीजन शेड्यूल, और आखिरी के जो 5 दिन आपको मिलेंगे वहाँ पर लास्ट 5 डेज वो पेपर नंबर 1 के लिए स्पेशली रखना अलग से, लास्ट स्पेशल 5 डेज ओनली फॉर पेपर 1 प्रिपरेशन एंड नथिंग एल्स। तो 55 दिन हाथ में रख लेना, वेल रिवीजन के पर्पस के लिए तो लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। और उस 55 दिन में आप डबल ट्रिपल रिवीजन कर लोगे, 2-2 3-3 रिवीजन कर लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा एकदम से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से। सर अगर बोथ ग्रुप्स दिए थे अगर हमने, वेल अच्छा कुछ लोग बच्चे ऐसे भी रह जाएंगे जिनके आंसर इस वीडियो में नहीं मिलेंगे, तो दे कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप, वो तो पूछ ही रहे हैं आजकल, मैं आंसर दे ही रहा हूँ। अर्लियर अपीयर्ड इन द सिंगल ग्रुप, सर पहले सिंगल दिया था, अब बोथ देना चाहते हैं, ये सबसे टफ सिचुएशन है, ये सबसे टफ सिचुएशन है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अभी बात करूंगा लेकिन बाद में बात करूंगा। द टफ सिचुएशन, सर हमने दिसंबर में एक ग्रुप दिया था, अभी ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप 2 की तैयारियां आजकल चल रही हैं, या वाइसा वर्सा वटेवर। सो वेल से ग्रुप 1 दिया था और ग्रुप 2 की तैयारियां आजकल चल रही हैं सर, लेकिन अब देना है बोथ ग्रुप्स। बोथ ग्रुप्स के लिए तो यार रिवीजन के लिए टाइम भी बहुत चाहिए, तो I'll come to that later on, but I'll say then earlier appeared in both groups, सर दिसंबर में बोथ ग्रुप दे चुके हैं और नेगेटिव रिजल्ट आया, दोनों ही ग्रुप्स में नेगेटिव रिजल्ट आया, और 8 के 8 पेपर रिपीट करने पड़ेंगे सर। तो अभी भी वक्त है हाथ में, ऐसा नहीं कि वक्त निकल गया है। अब टाइम शेड्यूल में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अभी उसके बारे में, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और मैं इस टाइम शेड्यूल में ही पहले आने वाला हूँ, देन बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में बाद में बात करूंगा। राइटिंग प्रैक्टिस में सर प्रॉब्लम है, आंसर फ्रेम करने में प्रॉब्लम है। मैंने इसकी यार वीडियोस बनाकर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपने प्लेलिस्ट में दी हुई है, प्लेलिस्ट का नाम है CS एग्जाम प्रेप, CS एग्जाम प्रेप प्लेलिस्ट है, उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। वेल आई से, और आप मुझे व्हाट्सएप भेजकर भी वो लिंक मांग सकते हो, यू कैन आस्क द लिंक फ्रॉम मी। एंड देन हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है सर, हमारी हैंड राइटिंग ही कीड़े मकोड़े है यार, भाई कुछ काम कर लो। मतलब मेरी हैंड राइटिंग भी ये जो आपको दिख रही है बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन इतनी हैंड राइटिंग एग्जाम में अगर आप लिख लोगे तो मैनेज हो जाएगा, मतलब कम से कम पढ़कर समझ में आ रहा है कि लिखा क्या हुआ है। मेरी हैंड राइटिंग को भी मैं ये नहीं बोलता कि मैंने कोई मोती और हीरे मोती से जाकर लिखे, लेकिन इतनी है कि रीडेबल है, तो पेपर सेट चेकर का काम चल जाता है इतनी हैंड राइटिंग में। वेल लेकिन एकदम कीड़े मकोड़े भी नहीं होने चाहिए कि खुद पढ़कर मतलब खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप बहुत ही चुन्नू चुन्नू छोटा छोटा लिखते हो, तो ऐसा बॉल पेन लेना या ऐसा जेल पेन लेना जिसका पॉइंट बहुत फाइन, बहुत पतला पॉइंट हो, ताकि हैंड राइटिंग पढ़ने में आ जाए। और अगर आप बहुत ही बड़े बड़े लेटर्स लिखने की आदी हो ऐसे, तो फिर पतला पॉइंट नहीं होना चाहिए, फिर पॉइंट में थिकनेस होनी चाहिए। तो मतलब ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रख लो यार आप, मतलब दैट विल बी फीलिंग नाइस। और अगर आपकी बहुत ही गुच्चड़ मुच्चड़ हैंड राइटिंग में क्या बोलूँ, तो बेटर है कि आप पैराग्राफ वाइज फॉर्म में ना लिखें, आप पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखें, और एक एक लाइन का गैप छोड़ते चले जाएं पॉइंट के बाद, आफ्टर एवरी पॉइंट। तो दैट विल स्टिल मेक योर आंसर शीट रीडेबल, आपकी आंसर शीट थोड़ी सी रीडेबल हो जाएगी अगर आपकी हैंड राइटिंग में वाकई बहुत प्रॉब्लम है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और प्लस टाइम मैनेजमेंट का मैंने कई बार बोला यार, 180 मिनट हैं, 3 आवर्स, 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 100 मार्क्स, 1.8 मिनट्स फॉर 1 मार्क। और ऐसे समझो कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 9 मिनट्स, और 9 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है कि पूछने वाले ने पूछा क्या है, और उसका आंसर अपने दिमाग में फ्रेम करना है, स्केलेटन फ्लो ऑफ आंसर की फर्स्ट पैरा में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पैरा में क्या आएगा, और किस तरीके से आंसर कंक्लूड होगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, मेन बॉडी क्या होगी, वो पूरा फ्रेम करना है। उसको ऊपर नीचे जंबल नहीं होना चाहिए। कई बार आंसर सही होता है लेकिन आपका स्केलेटन ऑफ आंसर ठीक नहीं होता, फ्रेम ऑफ आंसर ठीक नहीं होता, इस चक्कर में मार्क्स नहीं मिलते। जबकि कॉन्सेप्ट ठीक होता है लेकिन आंसर में पंच नहीं होता तो मार्क्स नहीं मिलते, ये भी प्रॉब्लम आती है। दैट इज देयर। तो टाइम मैनेजमेंट तो मैंने आपको समझा ही दिया, अब आपको समझ में आ गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 9 मिनट है, तो भैया स्पीड पे पहले से शुरू हो जाओ और 3 घंटे के अंदर पेपर निपटाना है। स्पेशली कंपनी लॉ 13 पेज का क्वेश्चन पेपर, 12-13 पेज का, तो टफ है। और मैंने पहले एक बार बोला था, आज रिपीट कर देता हूँ,
वेल मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हम तो ऐसा भी करते हैं, एक गेम प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है, कंपनी लॉ का पेपर खोलते हैं, क्वेश्चन पेपर, तो पार्ट ए देखते नहीं है, पार्ट बी में जाते हैं 40 नंबर, जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फोड़ देते हैं सबसे पहले, उसके बाद पार्ट सी में जाते हैं 10 नंबर वो फोड़ देते हैं, टाइम टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होती है और फटाफट 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 आंसर लिखते हैं और 50 नंबर सॉलिड हो जाता है। फिर पार्ट ए में आते हैं और तब तक हम पार्ट ए पढ़ते भी नहीं जब तक पार्ट बी और सी खत्म नहीं हो जाता। जब पार्ट बी और सी खत्म हो जाता है फिर हम पार्ट ए में आ जाते हैं और फिर हम पार्ट ए को पढ़ते भी हैं, अटेम्प्ट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो तो अटेम्प्ट करना ही है और फिर हम देखते जाते हैं कि जो ऑप्शनल है उसमें से कौन सा वाला चूज करना है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी लगाई है स्ट्रैटेजी और उसका फ़ायदा उनको मिला है। कुछ स्टूडेंट्स बैठकर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से ही कहानी शुरू कर देते हैं, यार छोड़ो यार देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 उठाया पढ़ो और उसके आंसर लिखो शुरू करो। तो वो सीक्वेंस में उस तरीके से चलते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है भाई। तो वेल आई से और सारी स्ट्रैटेजीज ठीक है अगर आप 3 घंटे के अंदर पेपर पूरा आराम से खत्म कर रहे हो। तो हैंड राइटिंग और राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर तो कई लोग बोलते हैं कि सर राइटिंग प्रैक्टिस में हमारी कमियां रह गई थी, कई लोगों ने माना एग्जाम्स से पहले हमने वो राइटिंग प्रैक्टिस कभी की नहीं क्योंकि हमने राइटिंग प्रैक्टिस को छोड़ दिया था आखिरी 1 महीने के लिए, फिर तो होती नहीं है। मैं तो पहले दिन से जो फेस टू फेस बैच है पहले दिन से बोलना शुरू कर देता हूँ कि भाई वेल चैप्टर के पीछे वेल चैप्टर बुक के अंदर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं आंसर भी दिए हुए हैं, तो अगर लिखना है तो देख देख कर ही लिख लो, लेकिन हाथ चलना शुरू हो जाना चाहिए और जल्दी वो टाइम आ जाएगा जब आप आंसर बिना देखे लिखना शुरू कर दोगे। बट आज से वो शुरू से राइटिंग प्रैक्टिस रहनी चाहिए। वो नहीं होता कि एग्जाम से 1 महीना पहले लिखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लुढ़क जाते हैं इसी चक्कर में क्योंकि एग्जाम से 1 महीना पहले ना राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो वो बेवकूफ़ी होती है कईयों के पास। अभी 3 महीने हैं हाथ में, अभी टाइम है हाथ में आपके पास। रिवीजन सर कौन सी वाली करें, जो पिछली बार की थी वो वाली करें और उसी से फेल हुए थे सर। मैराथन की थी सर, बहुत सारी मैराथन की थी सर, बहुत सारे टीचर्स की मैराथन की थी सर, इसकी भी कर ली उसकी भी कर ली उसकी भी कर ली उसकी भी, हर कुएं का पानी पिया हुआ है सर, हर तालाब में नहाए हुए हैं, जहाँ कहो हमने तो हर जगह डुबकी लगाई हुई है, फिर भी कुछ नहीं हुआ सर हमारा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या करना है, फिर वो रिपीट करनी है वो गलतियाँ या फिर रिवीजन, फुल डिटेल्ड रिवीजन होनी चाहिए विद द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर होनी चाहिए। यूट्यूब का कीड़ा घुस गया सर अंदर, क्या करें सर। वेल और वेल जो वेल वो फास्ट ट्रैक रिवीजन्स करवा रहे हैं वो फैकल्टीज़ क्या अपने मुंह से कई बार बताते हैं कि हम सिर्फ 25% चैप्टर करवा रहे हैं, 75% चैप्टर हम टच कर ही नहीं रहे हैं। हम सेक्शन को ऊपर ऊपर से टच कराकर निकल जाते हैं, उसके अंदर जो डिसाइडेड केसेस है वो हम बताते नहीं हैं, उसके अंदर जो MCA नोटिफिकेशंस है वो हम बताते नहीं हैं, सर्कुलर्स हम बताते नहीं हैं, हम वो सब कुछ बताते नहीं हैं, हम सिर्फ सेक्शंस को ऊपर से छूकर निकल जाते हैं। साथ में जो रूल होता है उसकी डिटेल हम बताते नहीं हैं और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कुछ बताते हैं और बहुत सारे नहीं भी बताते हैं। और आपको लगता है कि हमारा ये भी होगो ये भी होगो ये भी होगो, और एग्ज़ाम में होता है यूके होगो यूके होगो यूके होगो। भाई आपने वेल क्या करें, मतलब आपने आंखें बंद करके कहाँ कहाँ जाकर आपने अपने आप को गिराया है किस गड्ढे में, ये आपको ही नहीं पता होता। तो मतलब दिस इज, और वो क्या टीचर्स अपने मुंह से बोलते हैं कि ये रिवीजन पास करवाने के लिए नहीं है, ये रिवीजन जो है ये सिर्फ फास्ट क्विक रिवीजन है, इसका इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाओगे, सिर्फ यूट्यूब चैनल के ऊपर भीड़ इकट्ठी करने के लिए है, दैट्स इट। होता है ऐसा। और जो उन टीचर्स के फुल ट्रैक या फुल सिलेबस के स्टूडेंट्स होते होंगे उनको तो शायद थोड़ा सा फिर भी फ़ायदा होता होगा, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं जानता कितना, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर होता होगा। लेकिन अगर आप उस टीचर से पहले आपने फुल कोर्स नहीं लिया, आप सिर्फ फास्ट ट्रैक रिवीजन देख रहे हो, तो मतलब क्या आप सोच रहे हो कि चलो कुछ ना होने से अच्छा है, कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ तो है। एग्ज़ाम में 15-18 नंबर तो आ ही जाएंगे 100 में से, इतने तो आ ही जाएंगे। और ऐसे वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 15-18 नंबर लेकर बैठे शॉर्टकट मैराथन की वजह से। या घर बैठकर फुल डिटेल्ड रिवीजन हर चैप्टर की होनी चाहिए। अगर हर चैप्टर को फुल कोर्स में फुल पढ़ा है तो क्या उसकी रिवीजन भी पूरी होनी चाहिए। और मुझे तो स्टूडेंट्स ये फीडबैक देते हैं कि सर आपकी बुक में फैमा का चैप्टर 53 पेज का है, साथ में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम 12 पेज का है, 65 पेज का है, और हम तो ऐसे टीचर को जानते हैं जिसकी बुक में फैमा 3 पेज का है। तो जब ऐसे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, अभी जूम मीटिंग में बताया, मुझे नाम नहीं बताया लेकिन ये बताया कि सर ऐसे टीचर्स भी हैं जो फैमा बहुत छोटे में पढ़ाते हैं, तो भाई स्केल ही बड़ा डिफरेंट है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ 65 पेज में, मैं तो उसको LRS को फैमा ही मानता हूँ, उसी का पार्ट मानता हूँ, और अगर कोई 3 पेज में अगर ख़त्म कर देता है पूरा का पूरा तो इट इज़ शॉकिंग आई विल से। तो और फिर ऐसे टीचर्स के फुल कोर्स में अगर 3 पेज का फैमा है तो फिर तो फास्ट ट्रैक रिवीजन में और मैराथन में तो क्या ही शताब्दी और तेजस वाली स्पीड होती होगी, मतलब वेरी वेरी शॉकिंग आई विल से। देन आई विल से, और फिर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर वेल कसूर तो उन बच्चों का भी है जिनको शॉर्टकट का चस्का है, चाव है, मतलब
शॉर्टकट चाहिए हर चीज़ के अंदर। स्नैपचैट थोड़े ना है, आपका पेपर जो है वो स्नैपचैट नहीं है भाई। वेल आपका पेपर जो है वो व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, आपका पेपर जो है वो उस जमाने की पढ़ाई मांगता है जिस जमाने की पढ़ाई हम लोगों ने की थी। मतलब दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल करियर, I'll say not only exams, professional career. Then schedule of revision 90 days and 4-5 days extra, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, एंड इसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। Then if you don't understand your shortcomings, सर हमें तो पता ही नहीं हमारी कमियाँ क्या हैं, भोले भाले मासूम बच्चे हमें पता ही नहीं हमारी कमियां क्या हैं। और जेन्युइनली कई लोगों को नहीं पता, सर हमने बहुत मेहनत की थी, सर बहुत मेहनत, जेन्युइनली बहुत मेहनत की थी, दिन रात बहुत पढ़ाई की थी, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर हमने बहुत अच्छा लिखा था सर, और 3 घंटे बैठकर लिख कर आए थे सर, 3 घंटे पूरा, कंपनी लॉ 3 घंटे, SUB 3 घंटे, JIGL 3 घंटे, सर पूरा लिख कर आए थे सर हम। मार्क्स नहीं आए। अब मार्क्स नहीं आए तो यार मैं कैसे बता सकता हूँ कि क्यों नहीं आए? तो उसका मतलब ये है कि आपको अपनी आंसर शीट की PDF निकलवानी पड़ेगी RTI इंक्वायरी लगा के, या जो भी ICSI में जो भी एप्लीकेशन प्रोसीजर है, आंसर शीट निकलवाओ, और उसके बाद अपनी खुद की आंसर शीट को चेक, योर ओन आंसर शीट इन अनबायस्ड मैनर, ये सोचकर कि वो किसी अननोन पर्सन की आंसर शीट है, आपकी आंसर शीट नहीं है, और उसमें गलतियां निकालो, उसमें इंप्रूवमेंट्स करो, तो मैं कहूँगा सुधर जाओगे आप, तो आप एक लेवल और ऊपर आ जाओगे। नहीं तो आंसर शीट मेरे साथ शेयर कर दो, PDF फाइल, मैं आपको दिखा दूंगा कि बीच में कहाँ गलतियाँ हैं, और मैं मार्किंग करके भेज दूंगा कि कहाँ कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हैं, वो मैं मार्किंग करके भेज दूंगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। PDF फाइल मेरे पास भेज देना, आई विल गिव यू द इम्प्रूवमेंट्स, आई विल गिव यू द रेक्टिफिकेशन पॉइंट्स, वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ, अगर एक स्टूडेंट मुझे बोलता है कि सर हमने दिन रात मतलब मेहनत की है, पढ़ाई की है, दिन में 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पढ़े सर, रिवीजन भी किया, लिखा भी अच्छे से, और उसके बाद भी सर 31 मार्क्स आए हैं, उसके बाद भी 28 मार्क्स आए हैं, तो हमारी कमी कहाँ है सर? तो भाई एक ही तरीका है, और वो यही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट इज़ देयर। और अगर आपको खुद को कमियाँ ऑलरेडी पता हैं तो फिर आंसर शीट मंगाने की ज़रूरत क्या है? क्यों फालतू में पैसे खराब करते हो? उन कमियों के ऊपर काम आज से, अभी से शुरू कर दो। कल करेंगे सर काम, मई में करेंगे सर काम, फिर दिसंबर के लिए करना, फिर अगर मई में करेंगे काम तो फिर वो दिसंबर 2023 के लिए करना, जून 2023 के लिए नहीं करना। सर रीवैल्यूएशन करवाएं या ना करवाएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई अगर तुम्हें 100% भरोसा है कि मार्क्स बढ़ेंगे तो करवा लेना, वरना रीवैल्यूएशन नहीं करवाना। और PDF फाइल मंगवाओगे तो मार्क्स तो वैसे भी नहीं बढ़ेंगे, अगर आप PDF फाइल मंगवा रहे हो तो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन के लिए जा रहे हो तो मार्क्स ज़रूर बढ़ सकते हैं। और उस केस में टोटलिंग में प्रॉब्लम है तो टोटलिंग आपकी इंप्रूव करके आपको ठीक करके दे दिया जाएगा, या फिर उसमें अगर कोई अनचेक्ड आंसर गलती से छूटा होगा तो उसको चेक करके उसके मार्क्स ऐड करके बीच में दे दिया जाएगा। फॉर्चुनेटली मैं ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके 8-8 नंबर बढ़ गए वेल रीवैल्यूएशन करवाने में, और पेपर भी पास हो गया और ग्रुप भी पास हो गया रीवैल्यूएशन के बाद। वेल ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ पर्सनली, सो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। वेल तो मैं मतलब वेल डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, कहीं सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ, मेरे ही स्टूडेंट्स जिनके साथ ऐसा हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी है, इसकी पॉसिबिलिटी भी है, तो दिल में आपके कहीं रह ना जाए कि हमने रीवैल्यूएशन नहीं करवाया। देन वर्किंग प्रोफेशनल्स हाउ टू मैनेज स्टडीज़, तो मैं कहूँगा 3 चीज़ें यहाँ सुन लो। सुबह 6 AM टू 8 AM पढ़ने का टाइम है, रात को 10 PM टू वेल मे बी दैट 12:30 पढ़ने का टाइम है, 10 PM टू 12:30 इन द नाइट। और फिर जो आपका ट्रेवलिंग टाइम है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, ये भी पढ़ने का टाइम है। और अगर आप वेल जॉब नहीं छोड़ सकते हो, मजबूरी है, तो फिर ऐसे ही पढ़ो, फिर तो और कोई ऑप्शन है नहीं। ट्रैवलिंग टाइम में बुक्स और वीडियो लेक्चर्स कुछ ना कुछ, और ईयरफोन साथ में होने चाहिए अलॉन्ग विद द बुक्स, तो ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो मतलब कंपलसरी है ही है आपके लिए। और अगर आप जॉब छोड़ सकते हो अगर पॉसिबल है तो मैं कहूँगा दी बेस्ट है फिर उस केस में। और एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो यहाँ एक कहानी के बारे फॉर्म में बताना चाहूँगा कि एक राजा साहब थे, उनके पास 2 चिड़ियाँ थीं, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत ब्यूटीफुल गार्डन में ले जाकर दोनों चिड़ियों को उन्होंने, छोटी छोटी थी, उठाकर एक पेड़ के ऊपर बिठा दिया। जब वो जो स्पैरोज थी, चिड़ियाँ थी, जब वो बड़ी हो गई, वो एक स्पैरो तो उड़ी और उड़कर खाना खाकर आ गई और बैठ गई वापस। एक स्पैरो ऐसी थी जो उड़े ही ना, उड़ती नहीं थी, उसको वहीं बैठकर माली खाना खिलाता था, गार्डनर खाना खिलाता था। दोनों सेम साइज, लेकिन एक उड़ रही है, घूम रही है, और एक दूसरी उड़ नहीं रही है। तो राजा साहब आए तो बड़े दुखी हुए, परेशान हुए, जब उन्होंने देखा कि एक स्पैरो उड़ रही है और एक उड़ क्यों नहीं रही है। तो माली को बोला कि तुम्हारे लिए चैलेंज है कि इस स्पैरो को उड़ाना है।
तो राजा साहब को उसने बोला कि आप चिंता ना करें, कल जब आप आएंगे तो ये स्पैरो आपको उड़ती हुई मिलेगी और ये भी यहाँ चक्कर लगाती हुई मिलेगी आपको। तो राजा साहब अगले दिन गए तो उन्होंने देखा कि वो दोनों स्पैरोज उड़ रही हैं और एक साथ घूम फिर कर आकर पेड़ पे बैठ गई। तो राजा साहब ने पूछा कि भाई ये क्या किया तुमने? तो माली ने कहा कि बड़ा सीधा सा काम किया मैंने, एक कुल्हाड़ी उठाई, एक्स उठाई, और वो ब्रांच काट दी, वो टहनी काट दी जिसके ऊपर वो स्पैरो बैठी थी। और जैसे ही वो ब्रांच काटी तो उस स्पैरो ने अपने पंख खोल दिए, और पंख खोल दिए और आसमान को टच करना या हवा में उड़ना शुरू कर दिया। तो अगर आप अपनी कंफर्ट जोन में बैठे हो, ब्रांच आपकी जॉब है, अगर आप जॉब करते हो तो वो ब्रांच आपकी जॉब है और आप उस पर बैठे हुए स्पैरो हो, आपका कंफर्ट जोन है कि ये जॉब छोड़नी नहीं है, इसमें पैसे कमा रहे हैं। और जब तक आप उस ब्रांच को सेक्रीफाइस नहीं करोगे, उस जॉब को सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तब तक आप पंख पूरे दम लगाकर खोलोगे नहीं, और जब तक दम लगाकर खोलोगे नहीं तब तक जितनी उड़ान चाहिए सीएस में पास होने के लिए उतनी उड़ान आप भर नहीं पाओगे। जब ऑल इंडिया रिजल्ट 8% 9% पास आउट है तो वहाँ तक उड़ने के लिए तो आपको डेडिकेशन बहुत चाहिए और सेक्रीफाइस भी बहुत करना पड़ता है, तो आप वहाँ तक पहुँच पाते हो। तो कहानी मैंने कभी सुनी थी किसी ज़माने में, जब मैं खुद सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट था, तो समझ में आया कि ज़िंदगी में, और मैंने सेक्रीफाइसेस बहुत किए लाइफ में, ये कहानी सुनने के बाद बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, एक नहीं बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, सिर्फ क्यों कि मुझे उड़ान भरनी है, मुझे सीएस की डिग्री चाहिए और मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है। और दैट वाज द फायर, उस फायर की वजह से हम ऊपर उड़ते हैं। तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है अगर आपको ऊपर उड़ना है। अगर आपका बैग हैवी है, अगर आपने ब्रांच पकड़ रखी है, कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो फिर आप ऊपर तो उठेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोग वो भी हैं, मजबूरी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में बहुत ज़्यादा और जॉब छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर उनके लिए मैंने बता ही दिया कि वेल 6 AM to 8 AM, 10 PM to 12:30 एंड देन ट्रैवलिंग टाइम, आते जाते पढ़ाई करनी ही करनी है। और ऊपर वाले से प्रे करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वेल उस वक्त हमें एग्ज़ाम में याद रहे और एग्ज़ाम में हम उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और कोशिश करना कि एग्ज़ाम से पहले 15 दिन की छुट्टी मिल जाए, 20 दिन की छुट्टी मिल जाए और एग्ज़ाम के दिनों में छुट्टियाँ मिल जाएँ, तो वेल आई से मैनेज कोशिश की जा सकती है, कोशिश की जा सकती है। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस तरीके से पास हुए हैं। हाँ जी, अब आते हैं 90 डेज रिवीजन शेड्यूल के ऊपर। 90 डेज रिवीजन शेड्यूल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे मांगा कि सर बता दो बता दो बता दो, तो अब दो तीन चीज़ें ध्यान से सुनो। अगर आप रिपीट कर रहे हैं अपना ग्रुप जो आपने पहले अपीयर किया था, अगर आप रिपीट कर रहे हैं वो ग्रुप जो आपने दिसंबर में अपीयर किया था जिसमें फ्लंक हो गए, और न्यू ग्रुप की पढ़ाई तो चल रही है लेकिन न्यू ग्रुप को आप छोड़ देते हैं और वापस आप पहले वाले ग्रुप में जा रहे हैं, क्योंकि पहले वाले ग्रुप में आपके 170 180 मार्क्स आए, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, बस लग रहा है कि 90 दिन मिल जाएंगे रिवीजन के लिए तो हम फोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप, और 4 पेपर आप देने जा रहे हो, वेल ओनली 4 पेपर्स, और वो भी वो 4 पेपर जो आप ऑलरेडी दे चुके हो और जिसमें आपके 160 170 180 मार्क्स आ चुके हैं, तो वो 4 पेपर आप रिपीट करने जा रहे हो। लाइफ इज ओके, लाइफ इज ईजी और बड़ा सिंपल है। 45 डेज प्लस 30 डेज प्लस 15 डेज एंड टोटल बिकम्स 90 डेज शेड्यूल, जिसमें से वेल फर्स्ट 45 डेज में 11.25 डेज पर पेपर आता है, एंड you can increase or decrease the length as per yourself, increase 1 or 2 days for the lengthy paper and decrease 1 or 2 days for the small paper। तो जो lengthy paper है उसके लिए यहाँ पर 13 days कर देना, जो छोटा पेपर है उसके लिए यहाँ पर 9 days कर देना, जैसे भी वो आप मैनेज कर लेना। वेल वो आप देख लेना किसको आप lengthy मानते हो, किसको आप छोटा मानते हो। और उसके बाद सेकंड, ये हो गई आपकी फर्स्ट रिवीजन, दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन ऑफ 4 पेपर्स, 4 पेपर आपके रिवाइज हो जाएंगे 45 डेज में। उसके बाद आपकी सेकंड रिवीजन आती है एंड दैट इज 30 डेज में, दैट इज 7.5 डेज पर पेपर एंड इंक्रीज 1 डे फॉर द लेंथी पेपर, डिक्रीज 1 डे फॉर द स्मॉल पेपर। तो कंपनी लॉ में फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ में 8.5 दिन दे सकते हैं, 8.5 डेज, और एसयूबी में 6.5 दिन दे सकते हैं। यू कैन प्लान समथिंग लाइक दिस, प्लस माइनस 1 डे। और लास्ट में 15 दिन मिलेंगे तो 3.75 डेज पर पेपर, या आप इसको 15 डेज ना मानकर 16 भी मान सकते हो, तो 4 डेज पर पेपर। और इसमें फिर माइनर एडजस्टमेंट कर लेना एज पर योर नीड, लेंथी पेपर को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और छोटे पेपर को थोड़ा सा कम टाइम। इसी बीच में राइटिंग प्रैक्टिस है, इसी बीच में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने पहले नहीं किए थे वो करने हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं है, और सिर्फ पढ़ पढ़ के रट्टे मार कर नहीं जाना, लिखने का काम ज़रूर करना है, हाथ चलने का काम ज़रूर होना चाहिए। इसी बीच में अगर आप कोई टेस्ट पेपर कर रहे हो तो वो टेस्ट पेपर है, इसी बीच में पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर पेपर की राइटिंग प्रैक्टिस भी इसी बीच में हो रही है, लेकिन शेड्यूल कुछ आपका इसी तरीके से चलेगा। और ये नहीं कि आज हम एक कुछ रिवीजन करने के लिए बैठे तो वो रिवीजन, एक ही पेपर की रिवीजन जो है वो 90 दिन तक चलती जा रही है, वेल मतलब लंबी खींचती, और आपने 3 रिवीजन्स देने के बजाय पेपर को सिर्फ एक रिवीजन दिया। तो चाहे आप ग्रुप 1 में है या आप ग्रुप 2 में हैं, और मैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ 4 पेपर्स के हिसाब से। अगर आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में हैं, यू कैन
इनफैक्ट रिड्यूस योर टाइम विल, और वेल जो भी आपको एडजस्ट करना है वो आप एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन 3 रिविजन्स ऐसे ही बनाइए, 45 डेज प्लस 30 डेज प्लस 15 डेज। अगर आपके पास प्रोफेशनल प्रोग्राम में है, एक ग्रुप है तो 3, उसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, और अगर आपके पास 6 पेपर हैं तो आप वेल आई विल से 6 से डिवाइड कर लीजिए, अगर आपके पास 9 पेपर हैं तो आप 45 डेज को 9 से डिवाइड कर लीजिए। यू कैन डू दैट, सिंपल मैथमेटिकल डिवीजन इज देयर, एंड ट्राई टू मैनेज 3 रिविजन्स लाइक दिस। मैं ये मानता हूँ प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप 9 के 9 पेपर ऑलरेडी दे चुके हो, गड़बड़ हो गई, एक भी ग्रुप नहीं निकला, और आपके पास 9 के 9 पेपर का बर्डन वापस है, तो फिर आप इस तरीके से मैनेज कर रहे हो, या जो भी आपने दिया था, एक ग्रुप या 2 ग्रुप या 3 ग्रुप, और उसी को रिपीट कर रहे हो, तो फिर आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बोथ ग्रुप्स वालों के लिए। टाइम आधा रह जाएगा, अगर आप बोथ ग्रुप्स आपने दिए थे दिसंबर में, आपने दिए थे बोथ ग्रुप दिसंबर में, और दोनों में से एक भी नहीं निकला, और 8 के 8 पेपर रिपीट करने हैं, तो आज से फिर वो 45 डेज डिवाइडेड बाय 8 करता हूँ, तो विल दैट इज 5.5 days per paper, and increase or decrease 1 day per paper over here in the first revision। तो जहाँ मतलब सीधा सीधा आधा कर दो यार, सीधा सीधा आधा कर दो। जो एक ग्रुप कर रहे हैं उनके पास 11.25 डेज पर पेपर था, और जो वेल 2 ग्रुप कर रहे हैं 8 पेपर है, तो उसके बाद उनके पास टाइम एग्जैक्टली आधा हो जाएगा। 30 डेज हैं तो 3.75 डेज पर पेपर, इंक्रीज हाफ डे और डिक्रीज हाफ डे एज पर द लेंथ ऑफ द पेपर, और लास्ट डिवीजन में 15 के बजाय 16 डेज, तो यू आर गेटिंग 2 डेज पर पेपर एंड माइनर एडजस्टमेंट एज पर योर नीड। तो भैया शेड्यूल बनाना है और फटाफट, और मैंने तो वर्ड फाइल भी बनाई है, उसी तरीके से शेड्यूल बनाना है और फटाफट 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 रिविजन्स करनी है, दैट इज़ द एम। 90 दिन बहुत होते हैं। टेंशन किन लोगों को होने वाली है मालूम? टेंशन उनको होने वाली है जो पहले एक ग्रुप देकर आए हैं लेकिन अब दोनों देना चाहते हैं, और टाइम है बहुत कम। तो एक ग्रुप देकर आए हैं और अब दोनों देना चाहते हैं, तो और पहले ग्रुप 1 देकर आए हैं नेगेटिव रिजल्ट, और अब ग्रुप 1 और 2 देना चाहते हैं, और ग्रुप 2 की प्रिपरेशन अभी 50% हुई है, आधी हुई है, आधी बाकी है। तो इस केस में सबसे पहला टारगेट तो ये है कि भाई 31 मार्च तक वीडियो लेक्चर्स के थ्रू सारे लेक्चर्स पुराने खत्म कर लो, दैट इज देयर। मतलब जितना ग्रुप 2 में बाकी है आपका वो 30 डेज के अंदर खत्म कर लो। दिन रात अब आपको 14 घंटे 15 घंटे लेक्चर देखने पड़ रहे हैं या 10 घंटे 12 घंटे, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको 31 मार्च तक क्या करना है, आपको 31 मार्च तक अपना सारा सिलेबस, आपके पास 1 महीना 2 दिन 3 दिन है अभी, तो ख़त्म करो अपना पूरा का पूरा सिलेबस। तो पहला टारगेट, तो पहले अगर फर्स्ट ग्रुप में नेगेटिव रिजल्ट आया एंड सेकेंड ग्रुप प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, और ठान ही लिया है, जिद कर ली है कि हमें तो दोनों ही देने हैं अब जून 2023 में, तो सेकेंड ग्रुप इज गोइंग ऑन। तो सबसे पहला टारगेट फिनिश अप टू 31 मार्च, और फेस टू फेस क्लासेस में अगर मामला स्लो चल रहा है तो उस वहाँ से निकलकर वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट करो, हेडफोन लगाओ, लैपटॉप के सामने बैठो और फटाफट स्पीड बढ़ाओ वीडियो लेक्चर्स की, 1.5 स्पीड 1.6 स्पीड, और देखो जितनी जल्दी देख सकते हो। फिनिश अप टू 31 मार्च विच इज़ योर सेकेंड ग्रुप गोइंग ऑन। अब एक बार वो खत्म हो गया, देन यू विल बी हैविंग द फुल मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई फॉर रिवीजन, और अप्रैल और मई रिवीजन के लिए है, तो आप सोच लो इट लुक्स लाइक 61 डेज, जिसमें से फिर कहूँगा आप पहले पेपर के लिए JIGL के लिए 3 दिन तो हटा देना, दैट इज क्लियरली रिमूव दैट, 61 - 3, तो दैट मेक्स इट 58 डेज। 58 डेज डिवाइडेड बाय 8 पेपर्स, बहुत टाइम नहीं है भाई, बहुत टाइट वाला टाइम है, मतलब मेरे को लिखते हुए डर लग रहा है। अगर आप कर जाओगे तो मतलब आप क्या बोलूँ, फिर आप महाराणा प्रताप हो, आप छत्रपति शिवाजी हो, आप झांसी की रानी हो, अगर आप ये कर जाते हो। एंड यू आर हैविंग 58 डेज, और लेट अस से 56 डेज, उसमें 2 दिन और ऐड कर लेंगे, तो इट कम्स टू 7 डेज पर पेपर। 1-2 दिन आप इधर उधर और कर लो, 7 डेज पर पेपर जो हैं वो अब आपके पास आते हैं। और 7 डेज पर पेपर का मतलब ये है, कोई लेंदी पेपर है तो 8 दिन कर लेना, कोई छोटा पेपर है तो 6 दिन कर लेना, वो आप देख लेना। इसका मतलब ये है कि आपको 5 डेज मिलेंगे एक रिवीजन के लिए, और 2 डेज मिलेंगे एक रिवीजन के लिए। क्या आप कर पाओगे? मतलब ये सोचने वाली बात है, ये लिखना ना ऑन स्क्रीन बड़ा आसान है।
क्या हर पेपर को आप 2-2 बार रिवाइज कर पाओगे? क्योंकि इसके बिना तो एग्जामिनेशन हॉल में जाना नहीं। अब दिन में 16 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे सोना है, 3 घंटे सोना है, ये आपको देखना है। मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। और आखिरी के 3 दिन या 4 दिन तो आप JIGL के लिए रखोगे। तो दिस इज गोइंग टू बी योर शेड्यूल ओवर देयर, द रिवीजन शेड्यूल। कि आपको फिर वो दिन रात लगकर पढ़ाई करनी है। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ 5 डेज फॉर फर्स्ट रिवीजन, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, आप 5 डेज के बजाय बनाओ 10 डेज। और 10 डेज में क्या है, वेल 2 पेपर की रिवीजन पैरेलल में चल रही है। वेल हाफ डे 1 पेपर, हाफ डेज अदर पेपर। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन बैठकर एक ही पेपर पढ़ रहे हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक दिन में 2 पेपर पढ़ता था। मैं एक दिन में 3 या 4 नहीं पढ़ता था, क्योंकि सब कुछ ना दिमाग में मिक्स हो जाता था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं एक दिन में 2 ही पेपर पढ़ता था। और कभी कभी तो फ्लो अच्छा होता था तो एक दिन में एक ही पेपर पढ़ता चला जाता था कि चलो आज फ्लो बहुत बढ़िया और बहुत स्पीड पे जा रहा है, तो चलने दो ना फ्लो, फिर खराब क्यों करना है फ्लो। और फ्लो तोड़ के फिर दूसरे पेपर को बीच में क्यों लेकर आना है। अगर फ्लो टूट रहा है, एक पेपर पढ़ते पढ़ते थक गया है, दिमाग परेशान हो गया, तो फिर दूसरा पेपर ले आएगी, फ्लेवर चेंज हो गया, फिर वो ऐसे होता था। लेकिन मैंने लाइफ में कभी भी एक दिन में सिंगल डे 3 पेपर या 4 पेपर नहीं पढ़े। 3 पेपर 4 पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, मैं कहूँगा वो अपनी जगह सही हैं, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। वो भी क्वालिफाई हो जाते हैं, मैं भी क्वालिफाई हो गया, डिग्री मिल गई। सो वेल आई से तो हर स्टूडेंट का अपना अपना टेम्परामेंट है। और मैं तो क्या करता था कि एक पेपर के ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिया, जैसे दिन में 16 घंटे पढ़ रहा हूँ तो एक पेपर के ऊपर 10 घंटे लगा दिए, एक पेपर के ऊपर 6 घंटे लगा दिए। तो अपना अपने हर किसी का अपना अपना टेम्परामेंट है कि आप जो बड़ा पेपर है उसको नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा दे दिए, जो छोटा पेपर है उसको नंबर ऑफ आवर्स कम दे दिए, और पैरेलल में दोनों पेपर्स की पढ़ाई चल रही है। तो जब मैं बोलता हूँ 5 डेज फॉर 1 पेपर 1 रिवीजन, तो यू कैन कीप इट लाइक 10 days for 2 पेपर, देन 10 days for 2 पेपर, देन 10 days for 2 पेपर। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यू कैन डू इट लाइक दिस। तो इस तरीके से आप 40 दिन के अंदर 8 पेपर खत्म कर लोगे। और फिर उसके बाद आप वेल ऐसे ही जब हम बोलते हैं 2 days पर पेपर, तो आप 2 days को मान लो 4 days हैं, मतलब ऐसे मान लो ना, हाफ डे करके डिवाइड कर लो कि इट इज़ टोटल 4 days एंड वेल हाफ डे फॉर 1 पेपर, हाफ डे फॉर द अदर पेपर। तो वो पैरेलल में एक साथ चलते रहेंगे, तो 4 दिन में 2 पेपर कंप्लीट होने चाहिए। मुद्दे की बात ये है। यहाँ पर क्या होगा, वो 5 डेज के बजाय 10 डेज में 2 पेपर कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब 5 डेज में एक पेपर नहीं, 10 डेज में 2 पेपर कंप्लीट हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, वेल वी आर सेइंग 4 डेज में वी आर कंप्लीटिंग द 2 पेपर्स। तो इसको इस तरीके से लेकर चलेंगे। आई से 10 डेज फॉर 2 पेपर्स, 10 डेज फॉर 2 पेपर्स। और यहाँ पर इस तरीके से लेकर चलेंगे 4 days for 2 papers। अब एक बड़ा पेपर और एक छोटा पेपर पैरेलल में लेकर चलना है, तो दैट इज द स्ट्रैटेजी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी यहाँ लिखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना विल बी नॉट दैट इजी। जो कर गया वो गब्बर सिंह, हाँ, और फिर आल से जो कर गया वो महाराणा प्रताप, वो छत्रपति शिवाजी, वो झांसी की रानी। और वो हैं जो करेंगे, वो भी हैं जो करेंगे, और वो भी है जो शुरू करेंगे लेकिन बीच में कहीं गड़बड़ होगी, गिव अप होगा, तो वो आपके साथ ना हो। बस डिटर्मिनेशन, हाँ, 100% डिटर्मिनेशन अंदर से बनी रहनी चाहिए कि लास्ट तक ये इसको कंटिन्यू करना है। फिर तो ये मेरी तरफ से आज के लिए। और मैं कहूँगा कुछ और चीज़ें भी शेयर करूँगा जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया, एक बार फिर से आपको बता दूँ। वेल दिस इज़ वेल वेरी स्मॉल लिटिल ऑफर फॉर लिमिटेड टाइम। और उसके बाद फिर से फीसेस इंक्रीज हो जाएंगी, तो फिर आप दुख मत मनाइएगा इफ़ इट हैपन्स। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जून 2023 एग्जाम्स। और स्विच ओवर करें नहीं करें, और स्विच ओवर का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले टाइम में। वेल दिसंबर 2023 के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं स्विच ओवर के लिए, और जो पॉइंट्स मैंने पीछे अभी पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं किए हैं उन पे भी कुछ डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूँ। एग्जाम प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, वेल विच इज़ गिवन इन आवर यूट्यूब चैनल इन द प्लेलिस्ट, CS एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम नाम से। सो अपना डिसीजन ले लो आप, आज कल तक नहीं छोड़ना ये डिसीजन। और मेरी कोई मदद चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, और शेड्यूल अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप मुझे भेज दीजिएगा, प्लीज़ सेंड मी द व्हाट्सएप ओवर देयर, और मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। वेल वो शेड्यूल जो भी आपको चाहिए, ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का या बोथ ग्रुप्स का, वो भेज दीजिएगा मेरे पास, वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। और मुझसे मिलना है तो कल सुबह आ जाइए, come tomorrow, well that is 10 a.m. and if you want to have a Zoom meeting with me, well send the request in that case। बाकी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो फ़ोन नंबर्स आपके पास स्क्रीन पे हैं, और यू कैन डाउनलोड द मेक माई करियर ऐप। वेल फॉर गेटिंग इन टच विद आवर वीडियो लेक्चर्स, बहुत सारे तो फ्री में ऑलरेडी आपको
डेमो लेक्चर्स में देखने के लिए आपको 50 लेक्चर तो वहीं पर मिल जाते हैं, 40-50 लेक्चर. सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. जय माता दी.